हाय हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल का पहला चैप्टर एंड बाइपोलरिटी, जैसे कि सभी को पता चला हुआ है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपकी बुक से कि जो कंसिक्वेंसेस हैं ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ। अर्थात कंसिक्वेंसेस का अर्थ होता है बेटा कि परिणाम होते हैं कि क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या रिजल्ट निकला, या इसका ऊपर नीतियाँ भी कह सकते हैं। और आई होप यू आर फिट एंड फाइन, और आप सभी गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें बेटा, सभी के सभी स्टूडेंट्स। पहले बताया जाता है कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स। कोलैप्स का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय होना, समाप्त होना। द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम इन ईस्टर्न यूरोप हैड profound consequences world for वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसने क्या कहा? कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड का अर्थ क्या है? दूसरी दुनिया, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और ईस्ट यूरोप की जो समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से बहुत गंभीर रहे। वो क्या कहता है? सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की जो समाजवादी व्यवस्था के जो पतन होना था, कोलैप्स होना था, उसके जो रिजल्ट थे उसका विश्व की राजनीति के लिहाज से बड़ा ही गंभीर रहा। लेट अस नोट here three broad kinds of enduring the changes that resulted from it. इससे मोटे तौर पर तीन प्रकार के बहुत चेंज आए, तीन प्रकार के परिवर्तन हुए। each of these had a number of effects that we cannot list here. हर परिवर्तन के बहुत सारे इफेक्ट भी पड़े, लेकिन उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना भी, एक लिस्ट बनाना भी उचित नहीं होगा। पहला कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मींट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम क्या रहा? शीत युद्ध का दौर भी रहा, क्योंकि शीत युद्ध के जब चला हुआ था उसके दौर में संघर्ष का समाप्ति हुई। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। उसमें क्या बताया? समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं। इसमें यह था कि जो सोशलिज्म सिस्टम था, क्या कैपिटलिस्ट सिस्टम इस चीज़ को पीछे छोड़ पाएगा क्या नहीं। यह विचारधारा विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and the accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs, the end of a confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace. शीत युद्ध के इस विवाद ने क्या किया? दोनों गुटों के सेनाओं को उलझाए रखा और जो वेपन्स थे, हथियार थे, उनकी तेज होड़ शुरू कर दी और परमाणु हथियारों के बीच एक संचय को बढ़ावा दिया गया, जिससे विश्व के अंदर जितने भी मिलिट्री ग्रुप्स थे वो उनमें बांटा गया था। जैसे जैसे शीत युद्ध समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति, रेस एंड ए पॉसिबल न्यू पीस, एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा कहता है सेकेंड पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन आल्सो। कहता है कि दूसरा यह है कि जो विश्व की राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए थे, इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बहुत अधिक चेंजेस आए। जो प्रभाव था उसमें भी बहुत अधिक चेंजेस आए, बदलाव आना शुरू हो गया। द एंड ऑफ
द कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज। कहते शीत युद्ध के अंत के समय में केवल दो ही संभावनाएं थी, दो ही संभावना बची थी। वो क्या थी? आइदर द अदर रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट ए यूनिपोलर सिस्टम, और different countries or group of countries could become the important players in the international system, thereby bringing a multipolar system where no one power could dominate। वो कहता है कि दो ही संभावनाएं बची थी, या तो बची हुई महाशक्तियों को दबदबा रहेगा, या यूनिपोलर या एक ही पावर विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उभर कर सामने भी आएंगे। इस तरह क्या होगा? वहाँ पर मल्टीपोलर सिस्टम बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। एज इट टर्न आउट बिकेम द सोल सुपर पावर। हुआ क्या कि अमेरिका केवल अकेली महाशक्ति बन बैठा। क्या कहा? यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। सिर्फ हम जो अमेरिका था एक सुपर शक्ति बन गया। बेक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक वाज द नाउ द डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बना रही थी। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पहले ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक, अगर कोई भी किसी भी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, लोन का सिस्टम बनता है, तो पूरे देश के अंदर दो ही इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लाइज किया गया था 1944 में, और आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। became powerful advisors to all these countries since they give them loans for the transitions of the capitalism। लिख भी दिया इसने। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने क्या दिया? कर्ज भी दिया। Politically, the notion of the liberal democracy emerged as the best way of the organize a political life। राजनीतिक रूप से हम देखें तो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, राजनीतिक जीवन को एक सूत्रबद्ध करने की एक सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में भी उभरा है। थर्ड क्या है? थर्ड, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे का अंत एक अर्थ और नए देशों के उदय से हुआ। ऑल दीज कंट्री हैड देयर ओन द इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड द चॉइस, क्योंकि सभी देशों की स्वतंत्र पहचान थी और पसंद थी। इनमें से सम ऑफ देम, इनमें से कुछ स्पेशली द बाल्टिक्स एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकेम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इनमें से कुछ देश जो खासकर बाल्टिक गणराज्य है पूर्वी यूरोप के, यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहते थे और किसका पार्ट बनना चाहते थे? नाटो का। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। The Central Asian country wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia, and also to establish ties with the West and the US, China and the others। मध्य एशिया देश अपने जितनी भी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और वेस्टर्न साइड इकोनॉमिक एंड इन पॉलिटिकल डिफिकल्टी टू दिस इशू दैट नाउ। इन्होंने क्या कहा? देखो, जो पश्चिमी एरिया था उसके साथ उन्होंने अपने रिश्ते जो संबंध थे उनको मजबूत बना के रखा, और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नए खिलाड़ी भी सामने आए। हर एक के हित में उनके पहचान और उनकी आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितनी प्रॉब्लम थी वो अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक है इसका, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है बेटा, किसी को आघात पहुंचाकर फिर उसका इलाज करना। अर्थात पहले तो हमने उसको शॉक दे दिया, फिर हमने उसका इलाज कर दिया, उसको कहा जाता है शॉक थेरेपी।
वो बताता है कि शॉक थेरेपी में क्या था। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म was the followed in the most of these countries was a painful process of transitions from the authoritarian socialist system to a democratic capitalist systems। उसने क्या कहा कि साम्यवाद का जब पतन होने लगा, कोलैप्स हो गया, तो पूरे ईस्ट सोवियत यूनियन के जो गणराज्य थे एक पावर सोशलिज्म सिस्टम समाजवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक संक्रमण से होकर गुजरे। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशियन इन ईस्ट यूरोप दैट वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की एक संक्रमण की एक खास मॉडल अपनाया गया। उस मॉडल का नाम था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस मॉडल को क्या कहा गया? शॉक थेरेपी कहा गया। अर्थात जो मॉडल अपनाया गया था ईस्ट यूरोपियन कंट्री के लिए जिन्होंने कैपिटलिज्म का जोर रखा, उनको पैसे की ज़रूरत थी लोन देने के लिए, सभी कंट्रियों ने एक ही मॉडल अपनाया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। वो क्या कहता है कि भूतपूर्व में ऐसा भी कहा गया है कि दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही है, लेकिन इसकी दिशा और चित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। आगे कहता है कि each of these country was required to make a total shift to a capitalist economic। कहते हैं कि हर देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह पूरी तरह मुड़ना था, क्योंकि which meant routing the completely and structure involved that during the Soviet period। क्योंकि इसका मतलब यह था कि सोवियत संघ के दौर की हर संभावना संरचना से पूरी तरह हमें निजात पाना था। और above all it meant the private ownership was to be the dominant pattern of ownership of the property। क्योंकि क्या सोचता था कि शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मानते यह थी कि सबसे प्रभावी रूप से निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा और निजीकरण भी स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात को शामिल करेगा। इन्होंने बताया प्राइवेटेशन ऑफ द स्टेट असेट द कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर इमीडिएटली ब्रॉट इट कलेक्टिव फॉर्म्स वर बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन द एग्रीकल्चर। कि हम अगर सामूहिक रूप से फार्म को निजी और फार्म में बदला गया तो पूंजीवादी पद्धति से खेती भी शुरू हो जाएगी। और द ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी द अल्टरनेटिव थर्ड वे अदर दैन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। और इस संक्रमण से राज्य को नियंत्रित करना समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त एक तीसरा विकल्प भी होगा, वो होगा तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। आगे देखते हैं क्या लिखता है। जैसे कि आप नीचे एक मैप भी देख रहे हैं, ये किसका मैप है बेटा? ये उस समय का मैप है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे कि आप मैप देख रहे हैं, ये किसका है? किसका मैप है? सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप का एंड कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ये मैप दिखाया गया है। इसके बाद बताया जाता है कि shock therapy also involve a drastic change in the external orientation of these economics। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं की बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदले गए और
Development was now engaged through more trade and thus a sudden complete switch to free trade was a considered essential. अब माना जाने लगा कि अब यह माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड व्यापार करके ही हमारा विकास किया जा सकता है। और इसी कारण उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई? द सडन कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड, इसको भी अंडरलाइन कर लें। मुक्त व्यापार का एक नीति चलाई और उसने क्या कहा कि इसके पूर्ण रूप से अपनाने से जरूरी भी माना गया। द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लें। एफडीआई, एफडीआई का अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ क्या है? क्या फॉरेन में जाकर कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से। व्हाट टू बी द मेन इंजन टू चेंज, उसने क्या कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं का आपसी परिवर्तन से मुक्त व्यापार की नीति भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई। दिस आल्सो इन्वॉल्व ओपन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग ऑफ द डिरेगुलेशन एंड द करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए जो ओपन्स, जो फाइनेंशियल खुलापन है, करेंसी है, मुद्राओं की आपसी जो चेंज है, और फ्री ट्रेडिंग की नीति को भी महत्वपूर्ण अपनाया गया। फाइनली द ट्रांजिशन आल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेक ऑफ द एक्सटेंसिव ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। इस संक्रमण से सोवियत खेमे के देशों के बीच व्यापारिक गठबंधन को समाप्त कर दिया गया और खेमे के प्रत्येक देश एक दूसरे को जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ने लगे। उसने क्या कहा? ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नो लिंक द डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर रीजन, कि जो ये स्टेट थे एक दूसरे को जोड़ने की वजह सीधे ही पश्चिमी मुल्कों से जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने जोड़ा, दी स्टेट वर दस बी टू ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, और धीरे धीरे इन देशों में भी जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम था वो समाहित किया गया, वो समा गया इसके अंदर। तो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर्स एंड द गाइडेड एंड कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए भिन्न भिन्न एजेंसियां और संगठनों के सारे इस खेमे को, देश के विकास और मार्गदर्शन को भी नियंत्रित करेंगे। जैसे कि आपने ये पढ़ा, आज क्या पढ़ा है बेटा? टॉपिक था हमारा, कोई बताएगा? कंसिक्वेंसेस थे। कंसिक्वेंसेस क्या थे बेटा? रिजल्ट, परिणाम पढ़े किसके? डिसइंटीग्रेशन के। उसके बाद पढ़ा कि जो शॉक थेरेपी है पोस्ट कम्युनिस्ट में कैसे रिजाइम करता है। शॉक थेरेपी का अर्थ पता ही है आप सभी को। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे ही पिक्चर में दिखाया गया है, आपकी बुक में वर्ल्ड बैंक का लोगो भी है। 1944 में ही बताया था, और आज के समय में वर्ल्ड बैंक के कितने कंट्री मेंबर हैं ये भी बताया था, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म की सिस्टम को लागू किया और जो भी उनको लोन चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, वो लोन दोनों ही इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड किया जा रहा था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। उसके बाद बताया एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म आपको बता दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। कल पढ़ेंगे हम कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।